बारिश में पेड़ बना 5 बहुओं का बसेरा। रात के अंधेरे में बारिश और बाढ़ के उफनते पानी से बचने के लिए शारदा की पांचों बहुएं, पांचों बेटे, इकलौती बेटी, तीनों पोता पोती और वो खुद लकड़ी के दरवाजों और बांस की बल्लियों से बने एक राफ्ट के ऊपर सवार हैं और बाढ़ की लहरों में बहे जा रहे हैं। तभी बिजली चमकती है और बाढ़ की भयंकर तबाही में उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तनी को पकड़ो, तनी को पकड़ो दीदी, जटाओ को पकड़ो, सब लोग जटाओ को पकड़ो। जान बचाने की जद्दोजहद में राफ्ट पर सवार वो सभी तुरंत हरकत में आते हैं। अरिहंत और विराज पेड़ का मोटा तना कसकर पकड़ लेते हैं। भास्कर और बसंत मजबूत जटाओं को अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं और उनका सबसे छोटा भाई अर्जुन बहती हुई राफ्ट से उतरकर राफ्ट को ढकेलकर पेड़ के तने के सहारे टिका देता है। गले तक डूबा होने के बावजूद अर्जुन हिम्मत नहीं हारता। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, हमें सहारा मिल गया है। पांचों भाई जैसे तैसे सुबह तक राफ्ट को बरगद के पेड़ के सहारे बाढ़ में बहने से बचाए रहते हैं। तब तक मूसलाधार बारिश हल्की बूंदाबांदी में बदल जाती है और अपने पीछे छोड़ जाती है तबाही और चारों तरफ मटमैला पानी। अपनी पांचों बहुओं, तीनों पोता पति और इकलौती बेटी को गले लगाए हुए शारदा सुबह की रोशनी में गांव की तरफ देखती है। वहीं पानी में डूबे गांव के घर, बैल, गाड़ियां, खेत। बारिश और बाढ़ में पूरा गांव डूब गया, हमारा घर डूब गया, हम एकदम बेसहारा हो गए बहुओं। अब हम कहाँ जाएंगे? आप हिम्मत मत हारिए, हम जिस पेड़ के सहारे अभी तक बचे हुए हैं वही पेड़ हमें आगे भी सहारा देगा। बरगद के तने को छू रहे राफ्ट के हिस्से से लाल चींटियां राफ्ट पर आकर अथर्व और वामिका के पैरों पर चढ़ जाती हैं। मीनाक्षी की बात पूरी भी नहीं होती कि तभी मम्मी कीड़े, मम्मी कीड़े बहुत तेज काट रहे हैं मम्मी। सुरेखा तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू से अथर्व और वामिका के पैरों की चींटियां झाड़ने लगती है। अरे तुम दोनों रो मत, मैं अभी इन चींटियों को हटाती हूँ। बहू देख लिया इस पेड़ का सहारा, पेड़ पर रहने वाले कीड़े बच्चों को काट रहे हैं और तुम कहती हो कि ये पेड़ हमें सहारा देगा। मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तभी श्रेया प्रांश को गोद में बैठा लेती है। आप सब इस बारे में बाद में बात कर लेना, पहले ये सोचो कि खाना कहाँ बनेगा, बच्चे भूखे हैं। अरे भाभी, खाना कहाँ बनेगा ये बात बाद में सोचना, पहले ये सोचो कि खाना बनाने के लिए राशन कहाँ से आएगा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ननद जी, लगता है आप ये भूल रही हैं कि आपकी पांचों भाभीयों ने इस दिन की तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी। ननद जी, बस ये बारिश पूरी तरह से रुक जाए और बाढ़ का पानी थोड़ा और कम हो जाए और फिर हम पांचों बहुएं राशन का भी इंतजाम कर देंगी। अब पूरा परिवार दोपहर तक एक दूसरे को सहारा देते हुए उसी बरगद के पेड़ के सहारे टिका रहता है। आखिरकार दोपहर होते होते बारिश पूरी तरह थम जाती है। मम्मी बारिश रुक गई, बारिश रुक गई। बारिश रुकते ही बाढ़ का पानी भी धीरे धीरे कम होने लगता है। शारदा की बहुएं बाढ़ का कम होता पानी देखती हैं और मम्मी जी, आप ननद जी और बच्चों का ध्यान रखना और सबसे ज़रूरी राफ्ट का भी ध्यान रखना कि कहीं बह ना जाए। तब तक हम राशन का इंतज़ाम करके आते हैं। शारदा की पांचों बहुएं अपने पतियों के साथ राफ्ट से उतरकर घुटनों तक भरे पानी में पैदल ही गांव की तरफ निकल पड़ती हैं। पानी में चलते हुए वो सभी पानी में डूबे घरों को देखते हुए गांव के चौराहे तक पहुंचती हैं। जिस चौराहे पर 2 दिन पहले हम गांव वाले इकट्ठा होकर सुख दुख साझा किया करते थे, आज वहां पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मीनाक्षी भी पानी के डूबे घरों के दरवाजे पर लटके हुए ताले देखती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जिन घरों में 2 दिन पहले तक बच्चों की किलकारियाँ गूंजा करती थी, आज वहाँ सिर्फ पानी की लहरों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। सूनी गलियां और सुनसान पड़े घर देखते हुए वो सभी अपने आधे कच्चे और 2 कमरों के पक्के मकान तक पहुंच जाते हैं। अच्छा हुआ हमने तब मम्मी जी की बात नहीं मानी थी। उस दिन पांचों बहुएं पक्के कमरे की रेक में 1 बोरी चावल, 1 बोरी गेहूं, आटा, कुछ सूखी लकड़ियां, कंडे, दाल और सूखी सब्जियां जैसे छोले और सोयाबीन की बरी रख रही थी। तभी उनकी सास शारदा कमरे में आ जाती है। बहू, तुम पांचों ये क्या कर रही हो? रैक पर चढ़ी बैठी श्रेया को सूखी लकड़ियां दे रही सुरेखा तुरंत अपनी सास की बात का जवाब देती है। मम्मी जी, आपको तो पता ही है कि हर साल बारिश होते ही गांव में बाढ़ आ जाती है, बस उसी की तैयारियां कर रहे हैं। अरे बहू, गांव में बाढ़ आती है लेकिन इतनी नहीं आती कि तुम्हें इतना सब कुछ करना पड़े। बाढ़ ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तक आती है और गांव के अंदर पानी नहीं भरता, बस नदी किनारे के खेतों के आसपास बने घर भी डूब जाते हैं। मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन लगता है आपने खबर नहीं पढ़ी। इस बार भारत के आधे हिस्से में बारिश बहुत होगी और आधे हिस्से में सूखा पड़ेगा। जहाँ बारिश होगी वहाँ बाढ़ जैसे हालात तो बन ही सकते हैं। सुरेखा के बगल में कंडे लिए खड़ी मीनाक्षी, हाँ मम्मी जी, बस आपकी पांचों बहुएं उसी बाढ़ की तैयारियां कर रही हैं। रैक से बोरियां, सूखी लकड़ी और कंडे उतारते हुए स्वाति पांचों भाइयों से
वो सब वहां रखने की वजह बताती हैं। आटा, चावल, दाल, गेहूं और बाकी राशन से भरी बोरियां पांचों भाई अपने सिर पर रखते हैं और कंडे और सूखी लकड़ियां उठाए अपनी अपनी पांचों पत्नियों के साथ पानी से भरे आंगन में आकर खड़े होते हैं कि तभी उनके कच्चे मकान का एक हिस्सा उनके सामने ही भरभरा कर गिर जाता है। हमारा साथ छोड़ के मत जाओ, हमने तुम्हें छोड़ा नहीं है, हम वापस लौट कर आएंगे। अपने सामने अपना बसेरा उजड़ते देख सबकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी आसमान में छाए काले बादल बिजली की जोर की चमक से सफेद हो जाते हैं और गर्जने की गूंज से सब सकपका जाते हैं। देवर जी, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, चलो वापस चलते हैं, इससे पहले कि बारिश फिर से शुरू हो जाए और फिर बाढ़ का पानी फिर से बढ़ जाए। सुरेखा की बात मानकर वो सभी वापस लौटने लगते हैं। तभी मीनाक्षी चौराहे पर रखे ईंटों के ढेर में से 5-7 ईंटें उठाकर अपने सिर पर रखे कंडों के ऊपर रख लेती है। ये ईंट किस लिए ले जा रही हो? कुछ देर बाद आप खुद ही देख लेना। वो सभी घुटनों तक भरे पानी में हर एक कदम बढ़ाने के लिए जद्दोजहद करते हुए बरगद के पेड़ के पास राफ्ट तक पहुंचकर राशन, सूखी लकड़ियां, कंडे और ईंट राफ्ट में रखते ही हैं कि राफ्ट में अपने दोनों पोता और पोती को पकड़े बैठी शारदा अपनी बहुओं से एक सवाल करती है। बहुओं, राशन का इंतजाम तो कर दिया तुमने, लेकिन खाना कैसे पकाओगी? पानी के ऊपर आग कैसे जलेगी? मीनाक्षी राफ्ट में चढ़ती है और ईंट उठाती है। बस मम्मी जी, आप देखती जाओ कि आपकी बहुएं कैसे खाना बनाएंगी। मीनाक्षी राफ्ट के ऊपर 4 ईंटों की एक पर जमाती है, फिर उन ईंटों के ऊपर 3 ईंटों से एक छोटा सा चूल्हा बनाती है। तब तक राफ्ट में चढ़ चुकी सुरेखा, मानसी, श्रेया और स्वाति चूल्हे में सूखी लकड़ियां और कंडे रखकर आग जला देती हैं। देखा, ये ईंटें चूल्हा बनाने के लिए थी और ये जो मैंने ईंटें की एक परत चूल्हे के नीचे बिछाई है, इससे लकड़ी की राफ्ट पर आग नहीं लगेगी। तभी मानसी राफ्ट में पहले से रखी बोरी खोलकर उसमें से परात निकालकर आटे से भरी बोरी का मोहड़ा खोलती है और परात में आटा निकालती है। वाह चाची, आप तो बहुत ज्यादा होशियार हो। बाढ़ में कैसे सरवाइव करना है ये हमने किताब में पढ़ा था, लेकिन ऐसे भी बाढ़ से बचा जा सकता है, उसके बारे में किताब में कुछ नहीं लिखा था। सुरेखा अथर्व के सिर पर हाथ फेरती है। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी हमें जो सिखाती है वो किताबों में नहीं लिखा होता, और वही इंसान कामयाब होता है जो जिंदगी से सबक लेता है। तभी शारदा आसमान में छाए काले बादलों की तरफ इशारा करती है। बहू, अथर्व को जिंदगी का सबक बाद में सिखा देना, पहले जल्दी जल्दी खाना बना दो। देखो, वहां से काले बादल घिर कर आ रहे हैं। खाना बनाने के लिए साफ पानी तो चाहिए ही, इस बाढ़ के गंदे पानी में तो खाना बनाया ही नहीं जा सकता। तभी प्रांश की नजर पेड़ के ऊपर जाती है। वो देखता है कि पेड़ के तने में बनी एक खोखल के पास कुछ पंछी आ रहे हैं, वहां से पानी पी रहे हैं और अपने घोंसले में जा रहे हैं। प्रांश तुरंत खोखल की तरफ इशारा करता है। मम्मा, ये देखो बर्ड्स, वो बर्ड्स गंदा पानी पी रहे हैं, वो उस छेद के अंदर पानी पी रहे हैं, वो उस छेद के अंदर से पानी पी रहे हैं। स्वाति तुरंत पेड़ के तने पर पैर रखकर टहनी पकड़ती है और पेड़ के थोड़ा ऊपर चढ़कर खोखल के अंदर झांकती है। इस पेड़ ने हमें सहारा भी दिया और अब साफ पानी भी दे दिया। सुरेखा श्रेया को बोरी से जग निकाल कर देती है। श्रेया खोखल के अंदर से साफ पानी निकालती है, जिससे मानसी आटा गूंदने लगती है। कुछ ही देर में शारदा की पांचों बहुएं मिलकर जल्दी जल्दी रोटी सेक कर सोयाबीन की बरी की सब्जी बना देती हैं और पूरा परिवार राफ्ट पर बैठकर ही कड़ाही में रखी सब्जी से परात में रखी रोटियां खाने लगता है। अब खाना तो खा लिया, पेट भी भर गया, अब आगे क्या करना है? ऐसे ही राफ्ट पर कब तक रहेंगे? कहीं तो जाना होगा। अब मीनाक्षी बाढ़ के पानी से चूल्हे की आग बुझाती है। तभी श्रेया का बेटा प्रांश फुर्ती से बरगद की डाली से लटक रही जड़ पकड़कर ऊंची टहनी पर चढ़ जाता है। वहाँ कहाँ चढ़ रहे हो? टहनियाँ गीली हैं, फिसल कर गिर जाओगी तो। मम्मा, मैं देख रहा हूँ कि बारिश का पानी कहाँ तक भरा है। प्रांश चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी देखता है। मम्मा, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, सूखी जमीन तो कहीं है ही नहीं। प्रांश को देखते हुए मानसी की नजर पेड़ की एक ऊंची टहनी पर बड़ी कारीगरी से अपना घोंसला बना रही गौरैया पर पड़ती है। तभी मानसी सुरेखा को कोहनी मारती है। देखा जेठानी जी, पंछी भी कितने कलाकार होते हैं, कहीं भी पेड़ की टहनी पर अपना घर बना लेते हैं। सुरेखा घोंसला बनाती हुई गौरैया को कुछ देर देखती है, फिर हमें इन पंछियों से कुछ सीखने की जरूरत है। क्या सीखने की जरूरत है बहू? मम्मी जी, जैसे पंछी पेड़ की टहनी पर अपना घोंसला बनाकर रहते हैं, वैसे ही अब हमें भी उनके जैसे पेड़ पर ही अपना बसेरा बनाना पड़ेगा। सुरेखा, हम पक्षियों के जैसे अपना बसेरा पेड़ पर कैसे बना सकते हैं? पंछियों को तो बस तिनके चुनकर लाने होते हैं, तिनके टहनियों में बुनने होते हैं और बस बन गया बसेरा। हम इंसान तिनकों के घर कैसे बनाएंगे? तभी डाली पर बैठा प्रांश अचानक जिस जड़ से चढ़ा था वही जड़ पकड़कर वो जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगता है। मम्मी, चींटियां काट रही हैं, चींटियां काट रही हैं।
चिल्लाता हुआ प्रांश पेड़ की डाली से उतरकर राफ्ट पर आ जाता है। बहू एक काम करो, जल्दी से प्रांश के शरीर पर राख लगा दो और तनी पर भी राख लग दो। राख से चींटियां घर के अंदर नहीं आएगी। मीनाक्षी जल्दी से चूल्हे में से राख लेकर प्रांश के शरीर पर लगाने लगती है। तभी मीनाक्षी की नजर पेड़ की टहनी पर बने लाल चींटियों के घोंसले पर पड़ती है। आइडिया आ गया मम्मी जी, मुझे समझ आ गया कि पेड़ के तने और टहनियों पर हमारा बसेरा कैसे बनेगा। प्रांश के शरीर पर राख लगाने के बाद मीनाक्षी सबको अपना आइडिया समझाती है। मीनाक्षी का आइडिया सुनते ही शारदा के पांचों बेटे पेड़ के तने से होते हुए टहनियों पर चढ़कर बैठ जाते हैं और शारदा की पांचों बहुएं और बेटी राफ्ट को बनाने में इस्तेमाल किए गए बांस और रस्सियां खोलने लगती हैं। तभी मीनाक्षी रस्सी खोलने लगती है। ये लो रस्सी। मीनाक्षी रस्सी खोल लेती है। मीनाक्षी ऊपर टहनी पर बैठे अर्जुन की तरफ रस्सी फेंकती है। अर्जुन अपने बड़े भाई बसंत की मदद से रस्सी पेड़ की दो टहनियों के बीच स्क्वायर शेप में बांध देता है। ये लो बांस पकड़ो। सुरेखा और मानसी विराज और अरिहंत को बांस पकड़ाती हैं। अरिहंत और विराज टहनियों के ऊपर रस्सी से बांस बांधकर पेड़ के ऊपर छत तैयार कर लेते हैं। छत तो तैयार हो गई है, अब बेस भी तैयार करते हैं। बेस के लिए हमारे घर के दरवाजे काम आएंगे। पांचों बहुएं मिलकर एक एक दरवाजा उठाकर पेड़ की टहनी पर पांचों भाइयों को पकड़ाती हैं। पांचों भाई मिलकर मजबूत टहनियों के ऊपर रस्सियों से एक एक दरवाजा कसकर बांध देते हैं और कुछ घंटों की कड़ी मेहनत से पेड़ के ऊपर एक मजबूत फर्श तैयार हो जाता है। पेड़ के तने के पास अपने तीनों पोते पोती को पकड़े खड़ी शारदा पेड़ के ऊपर बना फर्श और छत देखती है और छत भी तैयार हो गई और फर्श भी तैयार हो गई, लेकिन दीवारें कैसे बनाओगी बहू? ठीक वैसे ही मम्मी जी जैसे चींटियों ने अपना घोंसला बनाया है। शारदा की पांचों बहुएं मिलकर पेड़ की टहनियां काटती हैं और टहनियों को आपस में बुनकर बांस के बीच बांधकर दीवारें खड़ा करती हैं, जिन्हें शारदा के पांचों बेटे पेड़ के ऊपर बने बेस और छत के सहारे कसकर रस्सी से बांध देते हैं। वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। बारिश में पेड़ पर ही अपना बसेरा बना लिया। सिया और शारदा की पांचों बहुएं एक एक करके राशन की सभी बोरियां, सूखी लकड़ियां और कंडे अपने अपने पति की मदद से पेड़ के ऊपर चढ़े घर पर चढ़ा देती हैं। फिर वो सब भी एक एक करके पेड़ के ऊपर बने घर में पहुंच जाते हैं। तभी वामिका तने पर लाल चींटी देखकर डर जाती है। अब मम्मी बसेरा तो बना दिया, लेकिन इन कीड़ों का भी तो कुछ करो ना, बहुत काटते हैं। घबरा मत वामिका। मानसी एक बोरी का मुंह खोलकर उसमें से पन्नी में रखी राख निकालती है और पेड़ के तने और बेस के चारों तरफ छिड़क देती है। राख से चींटियां और कीड़े घर के अंदर नहीं आएंगे। वो जब बाढ़ का पानी गांव में घुसने लगा था और तुम पांचों ने मिलकर अपने अपने पतियों को घर के दरवाजे से निकलने के लिए कहा था, तब मैं तुम्हारा विरोध कर रही थी। तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इन दरवाजों का भी ऐसा कुछ कर सकती हो। बहुत अच्छा हुआ जो तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये उस दिन की बात है जब बारिश का पानी पहली बार घर में घुसा था। 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश का पानी शारदा के कच्चे घर में घुसने लगा था और शारदा घबराई हुई पक्के कमरे में अपने बड़े बच्चे को पकड़े खड़ी अपनी बहुओं के पास आती है। वो बच्चों को लेकर जल्दी से छत पर चलो। मम्मी जी, छत पर जाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं है और बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा है। गांव वाले भी अपने घर छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, हमें भी घर छोड़ कर जाना होगा। तभी अपने कपड़े लिए कमरे में आई सिया। अभी कहाँ जाओगी? उन सबके तो शहर में घर बने हुए हैं या वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं। हमारा तो कोई ऐसा रिश्तेदार भी नहीं है जो इतने बड़े परिवार को सहारा दे सके, और ना ही शहर में हमारा घर है। नाना जी, हम भी जानते हैं, इसलिए हमने पहले से ही बाढ़ से बचने का उपाय सोचा हुआ है। तभी शारदा के पांचों बेटे भी वहां आ जाते हैं। तुम्हारे कहने पर हमने घर के सारे दरवाजे निकाल लिए हैं, लेकिन आखिर तुम दरवाजों का करोगी क्या? क्या तुम सबने घर के दरवाजे निकाल दिए? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम सबका? मम्मी जी, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। हमने कुछ बांस की बल्लियां भी काटी हुई हैं और रस्सी भी रखी है। चलो जल्दी से राफ्ट बनाते हैं। शारदा की पांचों बहुओं ने पहले से ही बारिश के पानी से बचने की तैयारी कर रखी थी। वही दरवाजे आज पेड़ के ऊपर घर बनाने में काम भी आए। पेड़ पर बसेरा बनाकर रहते हुए 2-3 दिन बीत जाते हैं और तब तक तेज बारिश भी नहीं होती और बाढ़ का पानी नीचे उतरने लगता है। बाढ़ का पानी उतरते ही शारदा की पांचों बहुएं और बेटे खेत का मुआयना करने जाते हैं, लेकिन 1 फुट कीचड़ में खड़े उन सबको वहां पानी और कीचड़ में डूबी फसल के कुछ पत्तों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। बाढ़ ने हमारा सब कुछ छीन लिया, सारी मेहनत बर्बाद चली गई। शहर से बाढ़ में डूबे अपने अपने खेत देखने आए निमित और संतलाल अरिहंत की बात सुनते हैं और अरिहंत भाई, बारिश में फसल तो हमारी भी बर्बाद हुई है, लेकिन हमें उतनी चिंता नहीं जितनी तुमको है। हाँ, निमित सही कह रहा है। अगर तुम पांचों भाई भी हमारी तरह शहर में जमीन खरीद लेते, घर बनवा लेते या कुछ काम धंधा जमा लेते, तो अभी बारिश की वजह से तुम्हें इतना परेशान न होना पड़ता और बारिश में हुआ ये छोटा सा नुकसान तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान न लगता। देखो भाइयों, हम भी तुम्हारी तरह ही शहर में जमीन लेकर घर बनाना चाहते थे,
अपना कारोबार शुरू करना चाहते थे, लेकिन फिर पिताजी को कैंसर हो गया। हमारी सारी बचत, सारी कमाई उनके इलाज में ही लग गई, और इतना सब करने के बाद भी वो बच न सके। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो अरिहंत भाई। आदमी दुनिया से लड़ सकता है, समाज से लड़ सकता है, अपनों से लड़ सकता है, लेकिन किस्मत से नहीं लड़ सकता। जो किस्मत में होगा वही होगा। बर्बाद हो चुकी फसल देखकर शारदा की पांचों बहुएं और बेटे घुटनों तक भरे पानी से होते हुए घर लौटने लगते हैं। पानी में चलते हुए अचानक मीनाक्षी को अपने पैर पर कुछ महसूस होता है। ओए, ये क्या था? तभी मीनाक्षी के आगे चल रही मानसी हंस पड़ती है और मेरी साड़ी का पल्लू होगा देवरानी जी, कैसे डर रही हो तुम? तभी मानसी के आगे चल रही सुरेखा अचानक रुक जाती है। अभी अभी मेरे पैर से कुछ टकराया है। सबसे आगे चल रहा अरिहंत। अरे, पानी में मछली होगी, डरो मत। वो सभी 2 कदम ही आगे बढ़ते हैं कि अचानक स्वाति की नजर पानी में तैरते हुए एक लंबे सांप पर पड़ती है। सांप, सांप, सांप। सांप का नाम सुनते ही मीनाक्षी डरकर अपने पीछे पीछे चल रहे अर्जुन की गोद में चढ़ जाती है। तुम कितना डरती हो देवरानी जी? ये हंसने वाली बात नहीं है। बारिश में कीड़े मकोड़े और जहरीले सांप अपने बिल से बाहर निकलते हैं। हमें बारिश में बहुत सावधान रहना होगा और अपने बच्चों को भी सावधान रखना होगा। अरिहंत की बात सुनकर सबकी हंसी गायब हो जाती है और वो सभी जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर पेड़ पर बने घर के पास पहुंचते हैं। और देखते ही शारदा और सिया पेड़ के तने के पास घुटनों तक पानी में खड़ी पेड़ से कुछ दूर गंदे पानी में नहा रहे तीनों बच्चों पर बुरी तरह चिल्ला रही थी। अरे इधर आ जाओ, मैं चिल्ला चिल्ला के थक गई, फिर भी मेरी बात नहीं सुन रहे हो। जैसे ही शारदा अपनी पांचों बहुओं को अपने पास खड़ी देखती है, सबकी सांस में सांस आती है। अच्छा हुआ बहू तुम आ गई, अब तुम ही संभालो अपने बच्चों को, मेरी तो सुन ही नहीं रहे हैं। सुरेखा इधर उधर देखती है, उसे पानी पर तैर रही एक छड़ी दिखाई देती है। तभी सुरेखा छड़ी उठाकर आगे बढ़ती है। खूब मस्ती करने लगी हो तुम लोग, दादी और बुआ की बिल्कुल नहीं सुनते हो। रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। सुरेखा के हाथ में छड़ी देखकर अथर्व, वामिका और प्रांश फटाफट पेड़ के ऊपर बने बसेरे में पहुंच जाते हैं। उनके पीछे पीछे शारदा और उसका पूरा परिवार भी पेड़ पर बने घर में पहुंच जाता है। जेठानी जी, मुझे तो बच्चों के लिए काफी ज्यादा डर लग रहा है। वो हमारी सुनते ही नहीं है और बारिश के पानी में नहाते हैं। किसी जहरीले सांप ने डस लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ बहुओं, बच्चों को समझाओ। समझ में नहीं आता कि कैसे समझाओ, समझते ही नहीं है। एक काम करो, बच्चों को काम पर लगा दो। किस काम पर जेठ जी? वहाँ पेड़ पर क्या काम करेंगे ये? तुम रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चे पेड़ पर क्या काम करेंगे। अरिहंत पेड़ की सबसे ऊपर वाली टहनी पर दराता और रस्सी लेकर चढ़ जाता है और टहनियां काटकर उन्हें बांधकर एक छोटा सा मचान बना देता है और फिर तीनों बच्चों को वहां ले आता है। देखो बच्चों, आज से ये तुम तीनों का घर है। पापा, हम सब यहाँ क्या करेंगे? अरिहंत वहां से दिख रहे चारों तरफ के खेत की तरफ इशारा करता है। यहाँ पर रह रहकर तुम तीनों चारों तरफ नजर रखना कि बारिश का पानी कहाँ से कम हो रहा है और कहाँ ज्यादा भर रहा है। ठीक है पापा, हम नजर रखेंगे। बच्चों को ऊपर मचान पर छोड़कर अरिहंत नीचे बसेरे में आता है और देखो, अब बच्चे काम पर लग गए हैं। अब हम उनकी फिक्र छोड़कर इस बात की फिक्र कर सकते हैं कि आगे क्या करना है। बारिश में पेड़ ने हमें बसेरा भी दे दिया, पानी भी दे दिया, सहारा भी दे दिया। बस अब कहीं से खाने का इंतजाम भी कर देता तो ठीक रहता। रोज रोज मैं भी ये चने और सोयाबीन की बरी खा खा कर उगता हो चुकी हूँ। मुझे कोई दूसरी सब्जी खानी है। नन्हे जी, बस बाढ़ का पानी थोड़ा कम हो जाए और बारिश रुक जाए तो फिर हम कहीं से जाकर सब्जियों का इंतजाम करेंगे। अब 3-4 दिन बाद बाढ़ का पानी काफी नीचे उतर जाता है और शारदा की पांचों बहुएं कीचड़ में सने अपने पैर लेकर पास वाले छोटे से शहर की सब्जी मंडी में पहुंच जाती हैं। लेकिन जैसे ही सब्जी के ठेले में पालक, आलू, धनिया और भिंडी बेच रहे रोहित की आवाज सुनती हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। आलू ले लो 100 रुपए किलो, पालक 200 रुपए सस्ती है, सब्जी ले लो ले लो। शारदा की पांचों बहुएं रोहित के ठेले के पास जाती हैं और भैया, इतनी महंगी सब्जी क्यों बिक रही है? क्या करें बहन जी, बरसात में आसपास के सभी गांव की फसलें बर्बाद हो गई। जिन्होंने अपनी सब्जियों की फसल बचा ली है वो महंगी ही बेच रहे हैं, क्योंकि बाजार में डिमांड ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। शारदा की पांचों बहुएं थोड़ा आगे बढ़ जाती हैं। सुरेखा अपने साथ लाई 400 रुपए निकालकर अपनी देवरानियों को दिखाती है। हमारे पास तो सिर्फ 400 रुपए हैं, हम इतने पैसों का क्या करें? इसमें तो एक वक्त की भी सब्जी भी नहीं आएगी। तभी श्रेया की नजर किताबों की दुकान पर पड़ती है। एक काम करते हैं, सब्जियां रहने देते हैं और बच्चों के लिए किताबें लेकर चलते हैं। कम से कम वो खाली समय में पढ़ लिख तो सकेंगे। ऐसा ना हो कि बारिश की वजह से वो पढ़ना ही भूल जाए। सब्जियां छोड़कर शारदा की पांचों बहुएं किताबें लेकर पेड़ पर बने अपने बसेरे पर वापस लौटती हैं और वहां अपने पतियों, सास और ननद से सब्जियों के भाव बताती हैं।
मम्मी जी, बाजार में सब्जियां तो बिल्कुल सोने के भाव बिक रही है, इसलिए हम सब्जियां छोड़कर बच्चों के लिए किताबें ले आए हैं। अब बच्चे मचान पर बारिश के पानी पर नजर रखने के साथ पढ़ भी रहे थे। ऐसे ही 6 दिन बीत जाते हैं। फिर 7वें दिन जब चावल की बोरी से चावल निकालने के लिए मीनाक्षी बोरी में हाथ डालती है तो मीनाक्षी के हाथ पोटली में कुछ बीज लगते हैं। मीनाक्षी उन बीजों को अपनी जेठानी सुरेखा को दिखाती है। जेठानी जी, चावल की बोरी में आपने ये बीज किस लिए रखे थे? ये बीज मैंने इसलिए रखे हुए थे ताकि जरूरत पड़ने पर हम अपनी सब्जियां उगा सके। तभी सुलेखा के बगल में बैठी शारदा, बहू वो जमीन तो बची नहीं, सब जगह कीचड़ और पानी है, तो सब्जियां कहाँ उगाओगी? तभी पेड़ के ऊपर बने छोटे से मचान पर बैठकर किताब पढ़ रहे बच्चों की नजर खेतों पर जाती है, जहां खेतों में पानी सूख गया है, कीचड़ से सनी फसल दिख रही है। प्रांश फुर्ती से नीचे घर में आता है और वहां बैठे सभी लोगों को जो देखा वो बताता है। मम्मा मम्मा नीचे चलकर देखो, जमीन दिखने लगी है। वो सभी बाहर झांकते हैं तो देखते हैं कि पानी उतर चुका है और जमीन पर हर तरफ सिर्फ दलदल और कीचड़ ही कीचड़ बचा है। पानी तो उतर गया है, लेकिन अब इस कीचड़ में हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हाँ मम्मी, अब तो हम घर भी नहीं जा सकते। अब तक तो हमारा कच्चा घर पूरी तरह से गिर चुका होगा। तभी सुरेखा को रोहित की कही सब्जियों की शॉर्टेज वाली बात याद आती है। मम्मी जी देखो, अब हमारे घर का सहारा तो छिन चुका है। अब जहाँ हमारा ये बसेरा है, हम वहीं पर अपना घर बसाएंगे और वहीं पर खेती करेंगे। क्या कह रही हो बहू, इस कीचड़ में? हाँ मम्मी जी, इस समय बाजार में सब्जियों की काफी कमी है। अगर हम ऐसी सब्जियां उगाएं जो जल्दी उग जाती हैं, तो हम उन्हें बाजार में अच्छे दामों में बेचकर अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं और इस परेशानी से बाहर भी निकल सकते हैं। शारदा की 5 बहुएं पेड़ के नीचे जमा कीचड़ में ही बीज बोने लगती हैं, लेकिन उनके पति गांव वालों के खेतों का मुआयना करने पहुंच जाते हैं। भैया, हमारी फसल तो पूरी बर्बाद हो चुकी है, तो हम यहाँ क्या देखने आए हैं? हाँ, मैं जानता हूँ कि फसल बारिश में बर्बाद हो चुकी है, लेकिन गांव वालों ने सब्जियों के पौधे भी लगाए थे जो शायद कुछ बच गए होंगे, वही ढूंढने आया हूँ। अगर मिल जाए तो उन्हें रोप कर सब्जियां जल्दी उगाई जा सकती हैं। अरिहंत की बात से उनके चारों छोटे भाइयों में उम्मीद की एक नई किरण जग जाती है और वो सभी कीचड़ से भरे खेतों में ढूंढ ढूंढ कर कुछ टमाटर, बैंगन, तोरी और भिंडी के जिंदा बचे पौधे उखाड़ते हैं और उन पौधों को पेड़ के पास सब्जियों के बीज बो रही अपनी पत्नियों को लाकर दे देते हैं। तुम 5 बीज बोना छोड़ो, इन पौधों को रोपो, ये पौधे जल्दी फलेंगे। पेड़ के पास खड़ी शारदा अरिहंत को सुरेखा को पौधे देते हुए देखती है। अरे तुम 5 ने तो कमाल कर दिया, मेरी 5 बहुओं का काम बिल्कुल आसान कर दिया। अब बीज से पौधे उगने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तभी हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। हाँ मम्मी जी, और हमें सिंचाई भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि बारिश अगर हमारे लिए आफत बनकर आई है तो राहत भी बारिश ही देगी। बारिश को तो हमारे पौधे सींच देगी। 5 बहुएं मिलकर जल्दी जल्दी कीचड़ में वो सारे पौधे रोप देती हैं और सिर्फ 2 ही हफ्तों में सब्जियों के पौधों में सुंदर सुंदर फूल खिलाते हैं, जिन्हें सबसे पहले पेड़ पर बने घर से नीचे उतरती शारदा देखती है। बहुओं देखो, तुम्हारी सब्जियों के पौधों में फूल निकल आए हैं। शारदा की बात सुनकर पेड़ पर बने बसेरे से निकलकर उनकी 5 बहुएं बाहर आती हैं। बस मम्मी जी, कुछ दिन और फिर ये फूल, टमाटर, बैंगन और भिंडी भी उगेंगे। बाढ़ में बहकर आई उपजाऊ मिट्टी और बारिश का पानी देखते ही देखते सब्जियों के फूल सब्जियों में बदल जाते हैं और शारदा की 5 बहुएं अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर ताज़ी सब्जियां तोड़ती हैं और अपने पतियों के साथ उन्हें शहर की मंडी में बेचने पहुंच जाती हैं, जहां देखते ही देखते खरीदारों की लाइन लग जाती है। अब मुझे आधा किलो टमाटर दो, मुझे 1 किलो बैंगन और 2 किलो तोरी दे दो। सुरेखा टमाटर तौलने के बाद बैंगन तौल ही रही होती है कि तभी उनके गांव का निमित्त उनके पास आता है और अरिहंत को पहचान लेता है। अरे, तुम तो अरिहंत हो ना? तुम लोग इतनी अच्छी सब्जियां कैसे और कहां उगा रहे हो? पूरा गांव और खेत तो बारिश में डूब गए थे ना? भैया, बारिश में गांव और खेत डूबे थे, हमारे हौसले नहीं। बारिश में आई बाढ़ से बचने के लिए हमने एक बरगद के पेड़ में अपना बसेरा बना लिया था और जब बारिश रुकी और बाढ़ का पानी कम हुआ तो उसी पेड़ के नीचे की खाली जमीन में सब्जियां उगाकर हम बेच रहे हैं। क्या बरगद का पेड़? अरे, वो बरगद का पेड़ तो सेवालाल की जमीन में है ना? सोचता हुआ निमित्त आगे बढ़ जाता है। शारदा की 5 बहुएं अपने पतियों के साथ अपनी सब्जियां बेचने में लग जाती हैं। कुछ ही देर में सारी सब्जियां बिक जाती हैं और वो सभी खाली टोकरियां लेकर अपने पेड़ पर बने बसेरे पहुंच जाते हैं और वहां खाली टोकरी रखकर शारदा को अपनी पहली कमाई थमा देते हैं, पूरे 10,000 रुपए। बहुओं, तुमने तो कमाल कर दिया। अब हमें ना खाने की चिंता करनी पड़ेगी और ना रहने की और ना ही कमाने की। तुमने तो सच में पेड़ पर ही असली बसेरा बना लिया है। मम्मी जी, बारिश ने हमारा कच्चा घर तो छीन लिया, लेकिन हमें कुछ और करने की, नई शुरुआत करने की हिम्मत भी दे दी है। स्वाति अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाई थी कि तभी निमित्त के साथ पेड़ के नीचे खड़ा सेवालाल उन्हें आवाज लगाता है। कौन है जिसने मेरे खेत के पेड़ पर अपना बसेरा बनाया है? ए, जो कोई भी ऊपर है तुरंत नीचे उतरो। सेवालाल की कड़कती आवाज सुनकर शारदा और उसका पूरा परिवार सहम जाता है और एक एक करके पेड़ से नीचे उतर आता है।
शारदा हाथ जोड़कर सेवालाल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। भाई साहब गुस्सा मत होइए, बारिश और बाढ़ की मजबूरी में मेरी 5 बहुओं को पेड़ पर ये बसेरा बनाना पड़ा। अच्छा, तो क्या मजबूरी में किसी की भी जमीन पर कब्जा करोगे, अपना बसेरा बनाओगे? अच्छा है कि बारिश में मजबूरी में रुके थे ना। सेवालाल खुले आसमान की तरफ हाथ घुमाता है। तो देखो, आसमान साफ हो गया है, तो अब मजबूरी खत्म, तो तुरंत ये जगह खाली करके यहाँ से चले जाओ। देखो भाई साहब, हमारा घर तो बारिश में पूरी तरह से बह चुका है। हमारे पास रहने के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। हमें कुछ दिनों का सहारा दे दो। हमारा बसेरा यहीं हुआ है, हमें यहाँ से मत निकालो। वाह वाह, तुम 5 बहुओं ने बारिश में पेड़ पर बसेरा क्या बना लिया, तो जमीन पर ही अपना हक जताने लग गई। फ्री में नहीं आती जमीन, ये लाखों की जमीन है। हाँ, बारिश नहीं आती तो ये जमीन मैं बेचने ही वाला था, इसकी बोली लग चुकी थी। भैया देखो, हम गरीबों पर दया करो, बच्चों पर थोड़े तरस खाओ। जब शारदा मेवालाल के सामने गिड़गिड़ा रही होती है, तभी सुरेखा अपने चारों देवरानियों को इशारा करके पेड़ के तने के पास ले जाती है। देखो, हमने पहली सब्जी की खेप 10,000 रुपये में बेची है। महीने में अगर हम 3 बार भी सब्जियां बेचते हैं तो 30,000 रुपये में बिकेगी। सारा खर्चा काट कर बहुत पैसा बच जाएगा और हम धीरे धीरे खेती और बढ़ा लेंगे। तो क्या सोच रही हो दीदी? एक काम करते हैं। शारदा की बहुएं आपस में एक फैसला करती हैं और सेवालाल के सामने आकर सुनाती हैं। भाई साहब, हमारी बात सुनिए। आप ये ज़मीन बेचने ही वाले थे ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आप इसे आज बेचो या 4 साल बाद? क्या मतलब? मतलब ये है कि आप एक काम करो ना, ये ज़मीन हमें दे दो और जो कीमत इस ज़मीन की 4 साल बाद बाज़ार भाव में होगी, हम उतनी ही कीमत आपको 4 साल की किश्तों में चुका देंगे। आपको नुकसान भी नहीं होगा। बहुओं का आत्मविश्वास और व्यापारिक समझ देखकर सेवालाल सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद सेवालाल मुस्कुराता है और ठीक है, वैसे भी ये जमीन मेरे किसी खास काम की नहीं थी, इसलिए तो ऐसे ही पड़ी रहती थी। अगर तुम्हारी मेहनत से तुम्हारे काम आ रही है तो मैं तुम्हारा सौदा मंजूर करता हूँ, लेकिन याद रहे सिर्फ 4 साल की मोहलत है, इससे ज्यादा एक दिन नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं जाकर जमीन के कागजात तैयार करवाता हूँ। सेवालाल निमित्त को लेकर वहां से चला जाता है। सेवालाल के जाते ही 5 बहुएं खुशी से झूम उठती हैं। शारदा अपनी 5 बहुओं को गले से लगा लेती है। बारिश में मेरी 5 बहुओं ने पेड़ पर बसेरा बनाकर न सिर्फ हमें बचाया, बल्कि अब इसी बसेरे के पास ही अपना घरौंदा बनाकर भी रहेंगे भी। समय बीतता है। शारदा की 5 बहुओं के साथ उनके 5 बेटे और बेटी भी पेड़ के पास सब्जियां उगाने लगते हैं और उनकी सब्जियां शहर की मंडी में मशहूर हो जाती हैं। फिर एक दिन सुबह जब आसमान में बादल छाए हुए थे, तब 5 बहुएं खेत से टमाटर तोड़कर टोकरी में भर रही थी। तभी मुझे गांव की बहुत याद आ रही है, चलो आज गांव घूम कर आते हैं। 5 बहुएं खुशी खुशी गांव की तरफ बढ़ जाती हैं। गांव जाकर वो देखती हैं कि बारिश का पानी गांव की गलियों में नहीं है। दरवाजे के ताले खुले हुए हैं। गांव में फिर से पहले जैसी चहल पहल है, लेकिन गांव ने जैसे उनको भुला दिया है। शारदा की 5 बहुएं बारिश की वजह से गिर चुके अपने घर को देखकर गांव के बाहर तालाब के पास पहुंच जाती हैं, जहां तालाब के चारों तरफ बनी बांध के ऊपर जेसीबी मशीनें मिट्टी डाल रही थी। अच्छा, अब ये बात समझ में आई है कि अब तक बारिश होते ही जो पानी घुटनों तक भर जाता था, वो अब क्यों नहीं भरता। ये तो आप सब समझ ही गए होंगे कि कैसे बारिश में पेड़ पर बना 5 बहुओं का बसेरा, लेकिन क्या आप ये समझे कि अब बारिश का पानी गांव में क्यों नहीं भरता?